हेलो एवरीवन। कल हमने लोकतंत्र की दो विशेषताओं के बारे में देखा था। पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी इसकी, लोकतंत्र की पहली विशेषता थी कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। यानी कि जो पावर है वो पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? वो पूरी तरह से जनता के हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई भी सेना का अधिकार हो जाए। जैसे हमने परवेज मुशर्रफ का उदाहरण देखा था कि पाकिस्तान में उन्होंने जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके अधिकारों को हनन करके वहाँ पे अपनी सरकार को नियुक्त कर दिया था। ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो मैक्सिको का जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन नहीं कराए थे। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। उन्होंने देखा था कि मैक्सिको में जो राष्ट्रपति थे या जिनकी पावर में सत्ता थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरी तरह से क्या किया था कि वहाँ पे जितनी भी वोटिंग्स हो रही थी तो वोट होने से 10 15 या 20 मिनट पहले ही बूथ कैप्चरिंग करके वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वोटिंग के लिए जो बॉक्स हो उनको पूरी तरह से वे बदल देते थे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से वोटिंग बिहेवियर जो है वो गलत है, फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। ठीक है। चलो आज हम तीसरा फीचर जानने की कोशिश करेंगे, द वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है? वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उसके एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति एक बार से ज़्यादा वोट न डाले, एक व्यक्ति का वोट एक बार ही काउंट हो। ठीक है। उस व्यक्ति की एक बार ही वैल्यू हो। ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। द वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल द डेमोक्रेसी वाज द लिंक डिमांड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हमने ये देखा था कि यूनिवर्सल जो अडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो थी वो किस प्रकार से स्ट्रगल कर रही, लोकतंत्र मतलब कि किस तरह से इस स्ट्रगल कर रहा। ठीक है। अब the principle has now come to be accepted almost all over the world. Yet, there are the many instances of Daniel's equal right to vote. देखो, हमारी जो सरकार है राइट टू फ्रीडम के तहत या फिर हमें आर्टिकल 15 के तहत क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पे जाति, लिंग, ठीक है, भाषा के आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी व्यक्ति इक्वल राइट है उन्हें। राइट टू इक्वलिटी के तहत सभी व्यक्ति समान हैं कि वे 18 साल से ऊपर होने पर वे वोट डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति अंधा, काना, गूंगा, बहरा या फिर कोई भी व्यक्ति अगर वो मानसिक रूप से विकलांग नहीं है, मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं है और सही है बातचीत करने में और अपनी बात को मतलब कि समझने में चीज़ों को, तो वो वोट डाल सकता है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति से जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे हमारी देश की सरकार ने कोई भी मतभेद नहीं किया है, ना तो व्यवसाय के आधार पे किया है, ना प्रोफेशन के आधार पे किया है, ना गरीब और अमीर के आधार पे किया है। ठीक है। तो अब दूसरे देशों में क्या हो रहा था, देखो, अनटिल द इन सऊदी अरेबिया द वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। जो वुमेन है उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया है साउथ अरब में, सऊदी अरब में। फिर दूसरा, इस्तोनिया हैज़ द मेड रिलेशन सिटीजनशिप रूल इन सच द वे बिलोंगिंग रशियन माइंडेड फाइंड डिफिकल्ट टू राइट टू वोट। ठीक है। इस्तोनिया में क्या है, जो रशियन माइनॉरिटी है, सपोज इस्तोनिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी भाषा बोलने वाले जो इस्तोनिया बोलते हैं वे तो है ज़्यादा, मगर जो रशियन बोलने वाले हैं वे हैं कम। तो उनको क्या दिया हुआ है कि वोट डालने का अधिकार नहीं दिया है। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी तो होगी मानो ज़्यादा और मुस्लिम कम्युनिटी होगी कम, तो वे लोग आ जाएंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो आ जाएगी माइनॉरिटी में। तो इस प्रकार से क्या है कि वहाँ पे रशियन माइनॉरिटी के कारण उन्हें क्या हुआ कि राइट टू वोट नहीं दिया गया। ठीक है। फिर आ जाओ इन फिजी इलेक्ट्रल सिस्टम द सच एज दैट द वोट
इंडिजिनियस फिजी हैज़ द मोर वैल्यू दैन द ऑफ इंडियन फिजियंस। अब इस बात को समझते हैं। जो फिजी है, फिजी एक देश है, उसमें इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा है कि जो फिजी के नागरिक हैं, जो फिजी के वहीं पर रहने वाले जो निवासी हैं, उनको तो वोट देने का, उनके वोट की वैल्यू कितनी है, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि भारतीयों के वोट की वैल्यू कम है। ये इंडियन फिजियन कौन से आदमी है, ये इंडियन फिजियन वही आदमी है जब अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश से एग्रीमेंट करके पूरी तरह से दूसरे देशों में इनको बेच दिया जाता था। 20 या 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ये जाते थे। ये आपने अपनी 8th क्लास की चैप्टर में पढ़ा था। इनको गिरमिटिया मजदूर के नाम से बोलते थे, क्योंकि ये एग्रीमेंट करके जाते थे। वहाँ पर जो पॉपुलेशन बन गई, वो वहाँ पे इंडियन भारतीय मूल के लोग थे वहाँ पे, वे फिजी में रहते थे। मगर फिजी की जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि उनको पूरी तरह से वोट देने का जो अधिकार था, वो उनके वोट की वैल्यू कम थी, बहुत ही कम थी। सपोज करो कि फिजी के जो नागरिक है उसके तो 3 वोट, एक आदमी के वोट 3 के बराबर थे, और भारतीयों का 1 वोट। ठीक है, अगर फिजी के एक नागरिक ने 1 वोट डाला और भारतीयों ने 3 वोट डाले तो इक्वल थे। ठीक है, तो इस प्रकार से समझने की कोशिश करूँ। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखो, डेमोक्रेसी क्या है कि आधारभूत सिद्धांत पर निर्धारित है, किसके, पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए। किसी भी व्यक्ति को जातीय समानता या फिर वहाँ के रहतवान ना होने के कारण या अल्पसंख्यक होने के कारण क्या है कि उसे हम इक्वलिटी ना दें या हमें समान दृष्टि से ना देखें, तो क्या है, ये असमानता का व्यवहार होगा। और डेमोक्रेसी का ये जो तीसरा जो फीचर्स है, इसके तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान अधिकार होने चाहिए। ठीक है, सभी व्यक्तियों के साथ क्या होने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए। ठीक है, और हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ये क्या है, ये राइट टू इक्वालिटी है कि सभी व्यक्तियों से समान दृष्टि से देखना। हमारे यहाँ क्या हो रहा कि किसी कोई एसटी है, कोई एससी है, या फिर कोई शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल कास्ट है, या फिर कोई ओबीसी है, कोई जनरल है। ठीक है, कोई अलग धर्म का है, कोई पारसी है, कोई पर्सियन है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उस पर इस अधिकार मतलब कि उस पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, ये आर्टिकल 15 और 17 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए हुए हैं। तो डेमोक्रेसी में तीसरा जो फीचर्स है वो ये भी होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों के साथ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का व्यवहार किया जाए। ठीक है, अब आ जाओ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखो, जिम्बाब्वे में क्या हुआ, जिम्बाब्वे में वाइट कम्युनिटी के लोग वहाँ पे शासन करते थे 1980 में, यानी कि वाइट कम्युनिटी के जो गोरे लोग थे, जिनकी चमड़ी का रंग गोरे होते थे, ठीक है, जो अंग्रेज होते थे। ठीक है, वहाँ पे क्या है, वाइट कम्युनिटी जो थी वहाँ पे रूल करती थी पहले। द सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड जेन्यू पीएफ। तो फिर वहाँ पे जेन्यू पीएफ की जो पार्टी वो बन गई, फ्रीडम स्ट्रगल करके वहाँ पे वो बन गई। ठीक है, जो रॉबर्ट मुगाबे थे, उसने क्या किया, द रूल द कंट्री इंडिपेंडेंस, यानी कि उसने कुछ नियम बनाए। इलेक्शन वर द हेल्ट्री रेगुलरली ऑलवेज वॉन जेन्यू पीएफ। ठीक है, जेन्यू पीएफ के द्वारा वे इलेक्शन जीत लिए गए। जो प्रेसिडेंट मुगाबे था वो बहुत पॉपुलर था, यानी कि वो क्या था, वो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर था, बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। और उसने क्या यूज किया कि पूरी तरह से अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ की। ठीक है, इलेक्शन में ओवर द गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशंस, और उसने संविधान को चेंज कर दिया कई बार। ठीक है, द इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट्स एंड मेक द अकाउंटेबल, और उसने क्या कर दिया कि उसने अकाउंटेबल बना दिया। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरबिलिटी, जवाबदेही। ठीक है, देखो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो कि उसने अगर किसी ने कोई भी गलत काम कर दिया तो वो प्रेसिडेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है,
सपोज करो कि प्रेसिडेंट के नीचे कोई भी आदमी है, मंत्री ने अगर कोई गलत काम कर दिया है या वहाँ के कार्य मतलब कि कार्य करने वाले किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया, तो प्रेसिडेंट को उसके लिए प्रेसिडेंट को जवाब देना पड़ेगा उसको कि भैया मैंने ये गलत काम कर दिया, उसकी आंसरबिलिटी, वो अकाउंटेबल होगा। अपोजिशन पार्टी वर्कर वर हरास्ड एंड मीटिंग द डिस्टर्ब्ड। ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी थी वो वर्कर की क्या कर रही थी, वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर द इलीगल। यदि कोई भी व्यक्ति उस राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी बात कह देता था तो वो उसको इलीगल डिक्लेयर कर देता था। यानी कि स्कूल में भी अगर कोई उसके बारे में कोई बुराई कर दी है कहीं भी किसी पे, या टेलीविज़न या रेडियो पे भी अगर उसके बारे में कोई बुराई कर दी, तो वहाँ पे क्या करता था वो, वहाँ पे जाके मतलब कि वहाँ की सारे कंट्रोल उस व्यक्ति के अधिकार में थे। देखो टेलीविज़न और रेडियो पे भी आपने देखा होगा कि टेलीविज़न और रेडियो पे भी लोग बाग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में मजाक या कुछ कर लें तो हमारे देश की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। मगर क्या था कि वहाँ पे अगर टेलीविज़न पे या रेडियो पे किसी ने भी कोई भी बात कह दी, तो वो गवर्नमेंट वहाँ की पूरी तरह से उसे क्या कर देती थी, पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देती थी, उसको बंद कर देती थी। ठीक है, और यानी कि पूरी तरह से जो कंट्रोल था जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट का, पूरी तरह से वहाँ पे कंट्रोल था। ठीक है, देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, और जो न्यूज़पेपर थे वे इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि देखो, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपनी आज़ादी का अधिकार है। ठीक है, और जो ये प्रेस है ये राइट टू फ्रीडम के तहत अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ये किसी भी नेता या अभिनेता किसी के बारे में भी जो फील करते हैं उसके बारे में अपनी बात कहने का इन्हें पूरा अधिकार है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। बट गवर्नमेंट हरास्ड द जर्नलिस्ट हु अगेन वरेंट अगेंस्ट। यानी कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी पत्रकार उसके खिलाफ कोई भी बात लिखता था तो गवर्नमेंट इग्नोर कर देती थी उसको, सम गवर्नमेंट की जजमेंट उसके अगेंस्ट दे देती थी। ही वाज फोर्स्ड he was forced out of office in 2017. The example Zimbabwe the show द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। आपने देखा कि इस जिम्बाब्वे की जो सत्ता थी उसके अंदर क्या हुआ कि कोई भी लीडर लोकप्रिय अगर हो जाता है तो वो पूरी तरह से डिक्टेटरशिप में आ जा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 1975 में हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो इंदिरा गांधी की सरकार आने से क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी बड़ी लोकप्रिय नेता थी। ठीक है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े लोकप्रिय नेता थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही वहाँ पर क्या हुए, कानून बनाने शुरू कर दिए या संविधान को पूरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे आपने देखा 1975 के टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार आने से डिक्टेटरशिप हो गई थी और उन्होंने एमरजेंसी लगा दी थी, जिससे हमारे जो लोग थे उनको प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर पॉपुलर लीडर है और वो अपने गलत अधिकारों का प्रयोग करता है तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जुडिशियरी द हुज आर ऑर्डर द ओबे बाय एवरीवन, जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सिमिलरली देयर वाज द कंडीशंस द अप्लाई द वी आर गोइंग टू रन बाय द आफ्टर द इलेक्शंस। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैन डू whatever likes the simply because it won the elections। यदि कोई, ये जरूरी नहीं है कि यदि कोई इलेक्शन जीत जाए तो उसका ही अधिकार हो गया और वो मनमाने तरीके से ही वो जनता के ऊपर अपने रूल्स को थोपने लगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक क्या हो जाएगा कि इससे पूरी तरह से जो आम आदमी के अधिकार हैं वो पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। यानी कि एक जो लोकतंत्र की जो सरकार है वो संविधान के बनाए हुए नियमों में और जनता के अधिकार उससे प्रभावित ना हो। ये नहीं है कि वे जनता के अधिकारों को पूरी तरह से प्रभावित कर रही। तो इस प्रकार से हमें क्या करना,
कि हमें लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो संविधान के नियमों के अनुसार भी चलती हो और आम आदमी के अधिकारों को भी सुरक्षित रखती हो। थैंक यू वेरी मच।